नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। राहत की इतनी बड़ी खबर हेडलाइन नहीं बन रही है क्योंकि 17 दिन पहले जो दाम दे रहे थे वही अब भी दे रहे हैं। दिल्ली के लोग 101 रुपया लीटर पेट्रोल भराने को लेकर आदी हो चुके हैं। दूसरी जगहों के लोगों को भी 110 रुपये लीटर खरीदने का अच्छा खासा अभ्यास हो चुका है। इतनी कमाई आपकी बढ़ी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप अथक परिश्रम किए जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं, अपने खर्चे और इच्छाओं को मारकर महंगा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खरीद रहे हैं ताकि सरकार के पास टैक्स जाता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जब जीएसटी की संख्या को अगस्त के अमृत महोत्सव में शामिल करते हैं तब पेट्रोल डीजल के टैक्स को छोड़ देते हैं। सोमवार को अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं जिसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं कि भारत अगस्त में प्रवेश कर रहा है, अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमने कई चीजों को होते देखा है जो हर भारतीयों के लिए आनंददायक है। रिकॉर्ड टीकाकरण हो रहा है, जीएसटी के आंकड़े अधिक आए हैं जो ठोस आर्थिक गतिविधियों के संकेत दे रहे हैं। पीवी सिंधु ने मेडल जीता है। हमने पुरुष और महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक प्रयास देखा है। मैं आशावादी हूं कि 130 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए परिश्रम करते रहेंगे, अमृत महोत्सव मनाते रहेंगे। अच्छा होता सरकार अमृत महोत्सव में पेट्रोल डीजल से आ रहे टैक्स को भी शामिल कर लेती। कहती कि जनता से हमें इस अमृत की सप्लाई लगातार मिल रही है, जितनी चाहते हैं उतनी मिल जाती है। जुलाई महीने में वित्त राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने संसद में बताया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की वसूली में 88% की वृद्धि हुई है, 88%। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 3,35,000 करोड़ की वसूली हुई है। ठीक एक साल पहले 1,78,000 करोड़ की वसूली हुई थी। एक साल में पेट्रोल डीजल से सरकार को 88% ज्यादा टैक्स मिला। लेकिन प्रधानमंत्री अगस्त के अमृत महोत्सव में केवल जीएसटी के टैक्स के नंबरों को शामिल करते हैं कि 1,16,000 करोड़ से अधिक की वसूली हुई। अब भी देर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर साल भर चलने वाले एक्साइज महोत्सव की शुरुआत कर सकते हैं। इस जीएसटी में आपकी महंगाई का हिस्सा है, इसमें भी है। राज्यसभा में केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि जुलाई महीने में खाद्य तेलों के दामों में औसत वृद्धि 52% तक की हुई है। मूंगफली के तेल में जुलाई महीने में 19.24% की वृद्धि हुई है। सरसों तेल के दाम में जुलाई के महीने में 39% से अधिक की वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल के दाम में जुलाई में 46% से अधिक की वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है, लेकिन खाद्य तेल जीएसटी में है। तो आपने जुलाई महीने में सोया तेल, सनफ्लावर, सरसों, मूंगफली तेल के अधिक दाम देकर जीएसटी में योगदान किया, जिसके कारण अगस्त में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। जेब आपकी खाली हुई है, महोत्सव सरकार मना रही है। यही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जुलाई महीने में 32 लाख ऐसे लोगों की नौकरी चली गई है, 32 लाख की, जो सैलरी पर काम कर रहे थे। ऐसे लोग अगस्त में शुरू हुए अमृत महोत्सव कैसे मनाएं, ये आप ट्विटर पर प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। वैसे गुजरात मॉडल का कितना प्रचार हुआ? 7 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान की दशकों राजनीति चली, तब तो 6 करोड़ गुजराती कहा जाता था। उस विकास के मॉडल का परिणाम खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं। जिस राज्य को आमतौर पर अमीर और सुखी समझा जाता है, वहां की आधी से अधिक आबादी यानी 3.5 करोड़ जनता मुफ्त राशन पर गुजारा कर रही है। 3.5 करोड़ लोग कैसे अमृत महोत्सव मनाएंगे, इसका जवाब गुजरात के पास ही होगा। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है।
दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ आज मिल रहा है। दिवाली तक यह अनाज गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है। तो क्या गुजरात में 3.5 करोड़ लोग गरीब हैं? यह वो सच्चाई है जिसे कुछ लोग शुरू से जानते थे, अब खुद प्रधानमंत्री बता रहे हैं। महंगाई हेडलाइन नहीं है तो क्या हुआ, जानलेवा तो है। विपक्ष का प्रदर्शन ना करने और प्रदर्शन करने पर प्रदर्शन ना करने की नसीहत देने वाले बड़े लोग आम जनता की इस तकलीफ से अनजान हैं कि वह खाद्य तेलों के बढ़े हुए दाम, पेट्रोल डीजल के दाम किस मुश्किल से चुका रही है। विपक्ष के 14 दलों के सांसद आज नाश्ते पर राहुल गांधी से मिले। इस बैठक में महंगाई से लेकर पेगासस पर सरकार से पूछने की रणनीति पर बात हुई। इस बैठक के बहाने यह सवाल उठ रहा था कि 2024 के लिए विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। इसका जवाब राहुल गांधी ने अपने ट्वीट से दिया कि एकमात्र प्राथमिकता हमारा देश, हमारे देशवासी। इसके बाद एक और ट्वीट में राहुल ने कहा कि ना हमारे चेहरे जरूरी है और ना हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। और इसके बाद 25 सांसद साइकिल चलाकर संसद गए। इसमें विपक्ष के भी सांसद थे। पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों के विरोध में पोस्टर लगाकर सांसदों का यह दल संसद पहुंचा। राहुल गांधी ने वापसी कार से नहीं की, बल्कि जिस साइकिल से गए थे उसी से लौटे। They are humiliating and shutting up the voice of the people of India and the majority of the voice of the people. The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. क्या हालत हुई है पेट्रोल डीजल की कीमतों से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के यहाँ तक हम सब साइकिल से आए। और अगर इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेंगे ना, तो जनता को और भी तरीके आते हैं। महंगाई हेडलाइन से गायब हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के मुद्दों की प्राथमिकता की सूची में नजर आ रही है। विपक्ष दिखाना चाहता है कि सड़क पर महंगाई को लेकर सक्रिय है, लेकिन सदन में पहले पेगासस पर चर्चा हो। इस प्रक्रिया में एक बदलाव दिख रहा है। पिछले कई साल से विपक्ष की मौजूदगी को खारिज करने का चलन बढ़ा और मीडिया में उसका कवरेज बंद किया गया। विपक्ष हमेशा कमजोर और अनुपस्थित दिखा और दिखाया गया और ईडी के एक छापे से दल बदल तक शुरू हो जाया करते थे। सरकार के प्रवक्ता भी कहने लगे कि विपक्ष है कहां, लेकिन इस सत्र में प्रधानमंत्री की बातों में विपक्ष दिखने लगा है, लौटने लगा है। मंगलवार को होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री विपक्ष के इस हस्तक्षेप पर टिप्पणी कर चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि संसद का ना चलने देना संसद संविधान का अपमान है। विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती है, पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा नहीं चाहती है। आज भी संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। सरकार को यह बात बुरी लग गई कि जल्दी जल्दी में कानून पास किए जाने की तुलना डेरेक ओब्रायन ने पापड़ी चाट से कैसे कर दी। इस रूपक के इस्तेमाल के विरोध में वह डेरेक ओब्रायन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हवाई हंगामे के माध्यम से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशें करते हैं। आपको लगता है एक्शन होना चाहिए इसमें? बिल्कुल होना चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए। पेगासस जासूसी कांड हेडलाइन से भले उतर गया है, लेकिन खबरों से गायब नहीं हुआ है
उसका कारण है कि फ्रांस में 3 लोगों के फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर होने की पुष्टि हुई है। वायर की खबर के अनुसार ब्रिटेन में भी एक वकील के फोन में यह सॉफ्टवेयर पाया गया है। भारत में 5 पत्रकारों के बाद आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि अदालत इसका संज्ञान ले और एसआईटी से जांच कराए। यह भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार ने स्पाईवेयर तैनात करने के लिए विदेशी कंपनियों से क्या करार किए हैं उसका विवरण पेश किया जाए। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अब आते हैं एक दूसरे विषय पर। एक सांसद और प्रधानमंत्री के बीच संवाद के कई स्तर होते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब एक सांसद प्रधानमंत्री से संवाद करता है तो किस तरह की भाषा और लहजे का इस्तेमाल करता है, कभी कभी इस पर भी ध्यान दीजिए। पता चलता है कि प्रधानमंत्री के आसपास किस तरह की राजनीतिक संस्कृति बन रही है। हर दौर में समर्थकों, नेताओं और सांसदों ने अपने नेता और प्रधानमंत्री की खुशामद में मील के पत्थर गाड़े हैं, लेकिन हम इस दौर की बात कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि तब से लेकर अब तक खुशामद के ऐसे प्रकरण आगे चलकर राजनीति की मुख्य धारा बन जाते हैं, जहां किसी को लगता है कि नेतृत्व से संवाद का यही विनम्र तरीका है। 19 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले संसद के बाहर अपना संबोधन किया, तब बीजेपी के कुछ नेता तस्वीरें साझा कर उनकी सादगी की प्रशंसा करने लगे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ट्वीट करते हैं कि सादगी की मिसाल संसद परिसर में खुद हाथ में छाता लिए हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की यह तस्वीर सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को चरितार्थ करती है। @PMO India #Monsoon Session। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को चरितार्थ करते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @PMO India सादगी की मिसाल देने वाले ये नेता भूल गए कि 2014 में प्रधानमंत्री के रंगीन कुर्तों को लेकर फैशन की मिसालें दी जाने लगी थी। 2015 में बराक ओबामा के साथ एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो सूट पहना उसकी धारियां उनके नाम से बनी थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सूट बूट की सरकार है। विवाद हुआ कि लाखों के सूट हैं। बाद में इसे 4.25 करोड़ में नीलाम कर दिया गया। वो पैसा नमामि गंगे फंड में दे दिया गया। प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों को इवेंट का रूप दिया जाने लगा। पहले से कहीं ज्यादा भव्य स्तर पर खर्चे के नए रिकॉर्ड बने। उनके आसपास की राजनीति का संबंध कहीं से सादगी से नहीं रहा, लेकिन एक तस्वीर के सहारे सादगी की मिसाल की कहानी गढ़ दी गई। इसका जिक्र आज इसलिए किया क्योंकि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इस प्रक्रिया में एक नया मील का पत्थर गाड़ दिया है। हर्षवर्धन, कैलाश विजयवर्गीय के बाद मनोज तिवारी का ट्वीट एक कड़ी बनाता है जिसे सिर्फ खुशामद की राजनीतिक परिभाषा तक सीमित रखना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। चीन जाकर समीचीन का पता न कीजिए, भारत के हिंदी विभागों में पता चल जाएगा। हुआ यूं कि आज सुबह 8:48 पर प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में ट्वीट किया कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। टोक्यो में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही महत्व रखता है। अगले मैच के लिए टीम को शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारत अपने खिलाड़ियों पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री का यह ट्वीट कहीं से भी अतिरेक का शिकार नहीं है। ऐसे मौकों पर जितना कहा जाना चाहिए उतना ही कहा गया है, लेकिन सद्भावना से भरे इस ट्वीट के जवाब में उनकी पार्टी के सांसद मनोज तिवारी 9:14 पर एक ट्वीट करते हैं। उसकी भाषा देखिए, लेकिन अपने आंसुओं को संभाल लीजिएगा। आपने पूरा मैच देखा, यह भी खास है भारत के खेल के भविष्य के लिए। आप मैच के दौरान कई भावनाओं से गुजरे होंगे। कभी खुशी की हुंकार भी निकली होंगी, कभी ढाढ़स रखने के क्रम में आंख छलक भी आई होगी। आपने मैच के 1 सेकंड बाद खिलाड़ियों के लिए यह एसएमएस कर दिया। यह भी इशारा है बेहतर भारत का। इस ट्वीट में कहने को कुछ भी नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है। क्या वाकई प्रधानमंत्री के लिए मैच देखना, पूरा मैच देखना और 1 सेकंड के बाद एसएमएस करना बेहतर भारत का इशारा करता है? आप एक बार फिर से इस ट्वीट को पढ़ लीजिएगा। पूरा मैच देखना भी एक अलग से अलंकार है, विशेषण हो गया है। यही नहीं, मैच देखने के 1 सेकंड के बाद एसएमएस करना भी बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ पूरा मैच देखने से ही भारत में खेल का भविष्य संवर जाता तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी मनोज तिवारी जी? मैं प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं।
2018 में खेलो इंडिया का लॉन्च कितना भव्य और आलीशान। इस आयोजन पर कितना खर्च हुआ मुझे पता नहीं, पता होता तो अच्छा रहता, ताकि देश भर में संदेश जाता कि सरकार खेलों को लेकर गंभीर हो चुकी है, चाहती है कि स्कूल से ही खेल जीवन का हिस्सा बने। इस आयोजन में मौजूद लोगों को लगा होगा कि सरकार खेलों पर खूब खर्च करेगी क्योंकि इवेंट पर इतना खर्च कर रही है, लेकिन इस अभियान की रफ्तार भी चुपके से धीमे कर दी गई। इसकी वेबसाइट पर एक शपथ पत्र भी बनाया गया है, जिसे देखने पर पता चला और जिस वक्त हमने देखा तो 16.5 लाख भारतीयों ने ही शपथ ली थी, जो कि काफी कम है। चाहते हैं हम खूब खेलो साथ में हैं हम। भाजपा सांसद मनोज तिवारी प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि मार्च 2021 में राज्यसभा की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि खेलो इंडिया के तहत 100 नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बननी थी, 43 ही बनी। इसके तहत 1000 छोटी छोटी खेल अकादमी भी बनाई जानी थी, लेकिन 106 ही बनी। इसमें से भी 60 ऐसे केंद्र हैं जो पहले से बने हुए थे, जिनका केवल रूपांतरण किया गया। मार्च में स्थायी समिति की रिपोर्ट है, लेकिन इस अगस्त में खेल मंत्री लिखित जवाब में कहते हैं कि 360 केंद्रों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित और बनकर तैयार होने में अंतर स्पष्ट नहीं किया गया था। स्थायी समिति ने नोट किया है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में भारतीय खेल प्राधिकरण के 23 सेंटर फॉर एक्सेलेंस काफी नहीं हैं। इसी संदर्भ में समिति लिखती है, और गौर कीजिए कि खेल प्राधिकरण के केंद्रों को ओडिशा मॉडल के अनुसार बेहतर करने की जरूरत है। ओडिशा मॉडल की तारीफ राज्यसभा की स्थायी समिति पहले ही कर चुकी है। देश को बाद में पता चला हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन उसका प्रायोजक एक राज्य सरकार है। लेकिन जब खेलो इंडिया अभियान चालू हुआ तो लगा कि सरकार तेजी से कुछ करेगी, लेकिन हेडलाइन बदलते ही प्राथमिकताएं बदल गई होंगी और रफ्तार सुस्त हो गई। खेलो इंडिया कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा कि एक स्पर्धा हो जाएगी, जीतने वालों को मेडल मिल जाएगा, इतना नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ, ग्रास रूट लेवल पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा हो, चाहे कोचिज की ट्रेनिंग का विषय हो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग की बात हो, खेल के नियम नीचे तक समान रूप से पहुंचे, खेल के मैदानों की जानकारी आखिरी तबके तक सही हो, एक एक चीज पर ध्यान देते हुए खेल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयास आरंभ हुआ है। आप खेल और खेलो इंडिया के बजट का हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि जितनी गंभीरता अभियान के आयोजन को लेकर दिखाई गई, उतनी बजट के बंटवारे में नहीं दिखती है। राज्यसभा की स्थायी समिति ने मार्च 2021 की अपनी 325वीं रिपोर्ट में कहा है कि खेलो इंडिया पर 1400 करोड़ खर्च करने का अनुमान बताया गया था, लेकिन 2021-22 में इसके लिए 657 करोड़ ही दिया गया, जो 53% कम है। समिति का मानना है कि जब बजट संशोधित हो तभी इसका पैसा बढ़ाया जाए, ताकि खेलों के ढांचे के विकास के काम पर प्रतिकूल असर ना पड़े। इसके अलावा 2020-21 के बजट में खेलो इंडिया के लिए दी गई राशि एक साल में 63% कम हो जाती है। यह राशि पूरे देश में खेल से जुड़े अभियान को लेकर पर्याप्त नहीं लगती है। बजट के ऐलान के समय जो दावा किया जाता है, जो वादा किया जाता है, वो भी असल में आते आते काफी कम हो जाता है। किसी साल खेल के बजट में 11% की कमी आई है, तो किसी साल 16%, तो किसी साल 36%। 2 हफ्ते से इस देश में मैच देखने और शुभकामनाएं देने पर चर्चा हो रही। सब उसी गंगा में हाथ धो रहे हैं और बहते जा रहे हैं, लेकिन खेल को लेकर केंद्र के बजट और प्राथमिकता का क्या हाल है, इस पर भी बात होनी चाहिए। पता चल रहा है और पता चलेगा कि वातावरण बनाने पर कितना जोर दिया जा रहा है। एक खेलों का वातावरण पूरे प्रदेश देश में बना है, जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओलंपिक्स में
पार्टिसिपेट करने वाले, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और दूसरी ओर ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जब आप ओलंपिक से वापस आएंगे, जाते हुए तो कोविड प्रोटोकॉल के कारण नहीं मिल पाए, वापसी भी मैं मिलना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री खेलों को लेकर कितने अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ने का जो ये अभियान शुरू किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर के बयान यहां एक हो जाते हैं, एकाकार, जिससे पता चलता है कि इवेंट और प्रचार कितना जरूरी हो चुका है। बुनियादी ढांचे का विकास वातावरण के निर्माण से पीछे होता जा रहा है। वातावरण बना रहे इसलिए ओलंपिक गए सभी खिलाड़ियों के दल को 15 अगस्त के दिन लाल किले में आमंत्रित किया गया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री सभी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से बात करना, उनसे मिलना और पूरा मैच देखना अगर खेलों के विकास के लिए जरूरी है, तो बजट और जमीन पर बुनियादी ढांचों के विकास में तेजी भी बहुत जरूरी है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का बजट भी काफी कम हो गया है, जो कि पहले से ही कम था। 2019-20 में 77 करोड़ का बजट था। 2020-21 में इसके बजट में 35% की कमी आ गई, 50 करोड़ हो गया। 2020-21 में जब बजट संशोधित हुआ तो 7 करोड़ पर आ गया, 86% की कमी हो गई। 2021-22 में इसका बजट बढ़ता है और 25 करोड़ हो जाता है। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 50 करोड़ से 7 करोड़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 50 करोड़ की रकम नहीं आई, कोल इंडिया ने पैसे नहीं दिए। इतने बड़े देश में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए सीएसआर से पैसा नहीं आया तो 50 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ और बजट 50 करोड़ से घटाकर 7 करोड़ कर दिया गया। इससे अधिक तो पदक जीतने के लिए शुभकामनाओं के विज्ञापन पर खर्च हो गए होंगे। यही आपको समझना है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, खेल को लेकर निवेश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शुभकामनाओं पर नेताओं का काफी जोर हो गया है और उसके विज्ञापन पर खर्चा। हर जीत पर ट्वीट हो रहा है और हर हार पर हौसला बढ़ाया जा रहा है ताकि आप जनता को लगे कि खेल प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। मनोज तिवारी ने वो ट्वीट नहीं किया होता तो यह सब देखने बताने का मौका नहीं मिलता। मनोज तिवारी का ट्वीट क्लासिक है और यह लाइन भी कि प्रधानमंत्री ने पूरा मैच देखा, आपने पूरा प्राइम टाइम देखा है। सरकार की आधी अधूरी बातों के सामने पूरी बात और असली बात रख देने का इकलौता कार्यक्रम देखा है, जिसे प्रधानमंत्री और मनोज तिवारी दोनों को देखना चाहिए, पूरा प्राइम टाइम देखना चाहिए। ब्रेक ले लीजिए। तालाबंदी के दौरान लाखों स्कूलों की आर्थिक स्थिति और उसके कारण लाखों शिक्षकों की आर्थिक जिंदगी में आई तबाही पर बात नहीं हुई। स्मार्ट सिटी का पता नहीं, उसी तरह से स्मार्टफोन के भ्रम में जीने वाले इस देश को यह भी पता नहीं कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का क्या नुकसान हुआ है इन 1.5 सालों में। मध्य प्रदेश में 5 अगस्त से स्कूलों को खोला जा रहा है, वैसे ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। इंग्लिश पढ़ ले तो एबीसीडी पढ़ लोगे। ये कौन सी क्लास में है? कोरोना काल में स्कूल तो खुले नहीं, फिर पढ़ाई कैसे की आपने? सर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और सर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान मिलना चाहिए वो हमको मिल जाता था। सर जितना ज्ञान हमें ऑनलाइन क्लासेस से मिलता था वो मतलब हमें जितना जो भी हमारी स्टडी होती थी वो टीचर्स बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करते थे और जो भी क्वेरीज होती थी वो भी बताते थे। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में तो ऑनलाइन पढ़ाई की खूब तारीफ हुई, लेकिन इस ऑनलाइन दुनिया से एक दुनिया उन बच्चों की है जो ऑफलाइन हो रहे हैं, अक्षर तक भूल रहे हैं।
भोपाल से 630 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बालाघाट में ढीमर टोला में ज्यादातर मजदूर रहते हैं। कुछ बच्चे खेलने में जुटे हैं, कुछ किताबें पकड़े हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते। 10 साल का अतुल चौथी में है, बहन प्रियंका तीसरी में है। घर में मोबाइल नहीं है, ABCD तक पढ़ना मुश्किल है। मोबाइल से पढ़ते हो? नहीं, क्यों? हमारे घर मोबाइल नहीं। बड़ा वाला? तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, ABCD पढ़ लोगे? कैसे पढ़ रही हो? अभी मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर रही हो? नहीं। अच्छा, तीसरी क्लास में पढ़ती हो, ABCD पढ़ लोगी? नहीं। नहीं पढ़ पाओगी? नहीं। धार जिले के मनावर में 13 साल का तुषार 7वीं में है। 1.5 साल से स्कूल नहीं गया, पढ़ाई भी नहीं कर सकता क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। हाथ तंग है, पढ़ाई छूटने को है। पिता के साथ राखी बना रहा है। हमारे पापा गरीब है, हम राखी बनाते हैं। हमारे पास मोबाइल लेने इतने पैसे नहीं हैं। मोबाइल ले भी ले तो रिचार्ज के पैसे नहीं हैं। 2 साल होगा अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं। हम गरीब है हालत में, हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। चार्ज के लिए पैसा नहीं, मोबाइल भी लिए तो कहाँ से भरेंगे पैसे। कटनी के छोटी खिरहनी में रहने वाले आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं खुलने से कंचे खेलकर ही वक्त बिताते हैं। ज्यादातर परिवार मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। चौथी में और लड़की है तो तीसरी में रही तो बंद रही। 1 साल पूरा ऐसे चला गया। दूसरी साल भी आई तो चौथी 5वीं में लिख गया नाम लड़का लड़की का। तो अब फ्री रह रहे हैं और मोबाइल नहीं है टच वाला, तो क्या करें, खेलते रहते हैं बच्चे। 3 बच्चे, एक तीसरी एक चौथी पढ़ा। एक का नाम लिख रिया, लिखर जा नहीं रही, स्कूल नहीं लगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी तो होती होगी? तो मोबाइल भी तो नहीं है हमारे पास। श्योपुर जिले में सलापुरा इलाके में रहने वाले सहारिया आदिवासियों की भी यही हालत है। बस्ती में रहने वाले परिवारों के पास आधुनिक और नए तकनीक के फ़ोन नहीं हैं। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल से हो गए बंद ऑनलाइन, मोबाइल भी नहीं वैसा। ऑनलाइन कहा मोबाइल ही नहीं है कछु, और कोई बता भी नहीं कोई। 2 साल से स्कूल बंद है, हमारी पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पा रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा मोबाइल चला सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि कोरोना संकट के कारण दुनिया के करीब 15 करोड़ 60 लाख बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें से करीब 2.5 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगे। यूनिसेफ की रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से देश में करीब 15 लाख से ज्यादा स्कूल बंद रहे, जिससे करीब 28 करोड़ 60 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। देश में सिर्फ 24% छात्रों के पास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं। उन बच्चों में शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की फील्ड स्टडी के मुताबिक बालाघाट के अतुल और प्रियंका जैसे कई बच्चे हैं। 5 राज्यों में 44 जिलों के 1137 सरकारी स्कूलों के 2 से 6ठी में पढ़ने वाले 16,067 छात्रों के सर्वे में पता लगा कि कोरोना में स्कूल बंद होने से 82% बच्चे पिछली कक्षा में सीखा गणित भूल चुके हैं। औसतन 92% बच्चे किसी एक भाषा के कौशल में कमजोर हुए हैं। 42% छात्रों की पढ़ने की क्षमता प्रभावित हुई है। 40% छात्रों की लिखने की क्षमता प्रभावित हुई है। अजीम प्रेमजी ने ही ऑनलाइन पढ़ाई के मिथक पर जो सर्वे किया था, उससे पता लगा कि 90% शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन अर्थपूर्ण मूल्यांकन मुश्किल है। 70% अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन कक्षा बच्चों के सीखने के लिए प्रभावी नहीं है। 60% से ज़्यादा बच्चों की ऑनलाइन कक्षा तक पहुँच ही नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर ASER की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी और निजी स्कूलों में 62.7% ऐसे छात्र हैं जिनके घर में स्मार्टफोन या टीवी है। इस सर्वे में पता लगा कि 2018 से 2020 के बीच 6 से 10 आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों का अनुपात 1.8% से बढ़कर 5.3% हो गया। यही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में ग्रामीण इलाकों में महज 18.3% बच्चों ने वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग किया और 8.1% बच्चों ने लाइव ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया। साल 2019-20 में लगभग 1.25 लाख बच्चों ने राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला लिया, जिनके भविष्य अब अधर में हैं। अप्रैल 2020 में सरकार ने डिजिलिप कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षकों से उम्मीद की गई कि वो शिक्षण सामग्री, वीडियो सामग्री को व्हाट्सएप के रूप में छात्रों तक पहुंचाएं, लेकिन जिनको कलम और रोटी के बीच चुनाव करना था, वो करते भी तो क्या। पहले शायद इन बच्चों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया और अब अशिक्षा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।